चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। हाँ, जीएसटी। चलो भाई बातें करना बंद कर दो, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जीएसटी सेक्शन नंबर 10 चल रहा था लास्ट। हमने पूरा सेक्शन थियोरेटिकली तो डिस्कस किया। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, आपको उसमें कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ आया हो, डाउट कुछ पूछना है या क्लियर है? स्मॉल सप्लायर्स के लिए स्कीम है, वो देखा। एनुअल टर्नओवर 1.5 सीआर से ऊपर नहीं होना चाहिए तो आप ये स्कीम में एलिजिबल हो। एग्जैक्ट 1.5 सीआर भी चलेगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स पे अपन ने बात की थी। दूसरा, कुछ स्टेट्स में लिमिट 75 लाख की थी, वो भी डिस्कस हुआ। स्कीम ऑप्शनल है, आपकी मर्जी। अच्छा, स्कीम अवेल कैसे करते हैं वो भी समझ लो। जीएसटी का सारा काम ऑनलाइन है। जीएसटी आते ही तब क्या है ना, वो गवर्नमेंट का जो है कैंपेनिंग चल रहा था, डिजिटल इंडिया, मोदी जी बोलते रहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटाइजेशन, तो वो प्रोसेस चल रहा था। तो इन्होंने पहले ही बोला कि यार अब जो भी ये सिस्टम आएगा ना, उसमें हम ऑफलाइन प्रोसेस नहीं रखेंगे। और ऑफलाइन प्रोसेस एक्चुअली में बहुत परेशान करने वाला है। ऑनलाइन में भी ठीक है, टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ना धक्के खाने वाला काम है। आप डिपार्टमेंट में जाओ, लाइन में लगो, रिटर्न फाइल करो, फिर सारे प्रिंट आउट निकालो, बंडल बनाओ। हम लोग इंटर्नशिप करते थे तब इनकम टैक्स में भी प्रोसेस जो है ना वो सेमी ऑफलाइन और वैसे चलता था। तो रिटर्न आप ऑनलाइन प्रोसेस कर लो, पर प्रिंट आउट निकाल के डिपार्टमेंट में सबमिट करने जाओ, फिजिकल कॉपी। और वहाँ डिपार्टमेंट में लाइन लगती थी। अब इंटर्नशिप में थे तो हमको ही जाना पड़ता था। तो सारे क्लाइंट्स के रिटर्न का बंडल ले लेके हम सारे आर्टिकल्स वहाँ दौड़ रहे होते थे। तो हम पहुंचे हैं तो कोई लाइन से निकल रहा है, हमारे ऑफिस वाला, हम लाइन में लग रहे हैं, टोकन लेके खड़े रहो, तो सब वही मिल रहे, वही चल रहा है। सारे डिपार्टमेंट जाओ, वही चल रहा है। अब लगता है क्या फालतू की बातें हैं, अननेसेसरी वाला लाइन में लगे रहो। तो इतने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, बंडल बना के, फिर कुछ रह जाएगा, फिर ये नहीं लाए, फिर वो नहीं लाए, वही चलता रहता है। अब सारा इनकम टैक्स का काम भी ऑनलाइन हो गया। जीएसटी स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन कर दिया कि सब कुछ वेबसाइट के थ्रू चलेगा, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, और फिजिकली कोई फॉर्म भरने आपको जीएसटी ऑफिस जाना नहीं है। तो ये काम कन्वीनियंट हो गया। अब इसमें जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके आपको एक ऑप्शन एनेबल करना होता है कि भाई मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा हूँ। उसमें वो ऑप्शन आ जाता है, आप एनेबल कर दो और सेव कर दो। तो दैट मीन्स कि आपने कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम ऑप्ट कर लिया, एंड दिस इज योर चॉइस। अच्छा, एनुअल बेसिस पे आप शिफ्ट कर सकते हो। पिछला फाइनेंशियल ईयर में आप कॉम्पोजिशन स्कीम में थे, इस साल आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं फॉलो करनी, तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही आप उसके ऊपर पोर्टल पे जो भी ऑप्शन है सिलेक्ट कर लो। साल के बीच में आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन थ्रू आउट द ईयर आपको एक चीज चलानी पड़ेगी। 1 अप्रैल के बाद आप चेंज कर लो, लेकिन आप बोले अक्टूबर नवंबर में आपको लग रहा है कि नहीं अब ये स्कीम फॉलो नहीं करनी, तो आपने जो साल की शुरुआत में ऑप्ट किया वो पूरा ईयर सेम चलाना पड़ेगा। हाँ, अगर इस साल में आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की है बट आपका सेल 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया, तो फिर बाई डिफॉल्ट आप स्कीम से बाहर हो गए, बट नॉट बाय योर चॉइस। तो एनुअल बेसिस पे ऑप्शनल स्कीम रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑनलाइन एनेबल डिसेबल का ऑप्शन आपके पास रहता है। तो ये सब बातें हमने यहाँ पे देखी। अब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, आज हमारा टारगेट वो है कि इसमें सारी गिनती करनी कैसे है। बिकॉज आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा नहीं, लेकिन वो जेब से एक अमाउंट देना पड़ता है, 1%, 5% या सर्विस वाले में 6%। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें कुछ इलस्ट्रेशन रखे हुए, वो देख लेते हैं तो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन समझ आ जाएगा। पूरे जीएसटी में प्रैक्टिकल सम्स लिमिटेड चैप्टर्स में है, सिलेक्टेड चैप्टर्स में है। प्रैक्टिकल आएगा तो उसी में से आएगा, क्योंकि और कहीं है नहीं। तो दिस इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स जहाँ पे कोई प्रैक्टिकल सम बन सकता है और वो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अच्छे इलस्ट्रेशन है, कुछ पॉइंट्स तो काफी बढ़िया दे रखे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एकदम सिंपल से भी हैं। समझ लेते हैं। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको मिलेगा पेज नंबर 42 पे, मिला? यहाँ पे बोला है मिस्टर ए रिटेलर है, उसने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। परचेजेस कितने रुपए के किए वो देख लो, 30 लाख रुपीस, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹2 लाख वर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर है मतलब हमने उसको जीएसटी नहीं पे किया होगा, उसने हमसे जीएसटी कलेक्ट ही नहीं किया होगा। दूसरा, सेल ऑफ गुड्स, आपने 49 लाख रुपीस का सेल किया है पूरे साल में, आपने कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया है। अब आपको ये बताना है कि जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हो तो क्या रेट्स होंगे, और अगर आप नॉर्मल रेगुलर स्कीम में जाते हो तो क्या रेट्स होंगे, वो आपके सामने। नॉर्मल जीएसटी के रेट्स 9+9 18% है,
कॉम्पोजिशन स्कीम में 0.5 प्लस 0.5 1% है। हमने देखा था कि परचेजेस आप कहीं से भी करो, लेकिन सेल स्टेट के बाहर नहीं करना है। अगर आप गुजरात में रजिस्टर्ड हो तो गुजरात के बाहर अगर आप सामान बेचने जाओगे तो ये स्कीम से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे। दिस इज ओनली फॉर इंट्रा स्टेट सप्लायर्स, स्मॉल स्केल सप्लायर्स, ये अपन ने देखा था। अब कैलकुलेशन में तो कुछ है ही नहीं ना। अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया ऐसा बोला ही हुआ है तो आपको जीएसटी अपनी पॉकेट से पे करना है। कितने अमाउंट पे? आपके टर्नओवर पे। आपने सेल कितने रुपए का किया? 49 लाख रुपीस का, विच इज विद इन द लिमिट। तो 49 लाख रुपीस पे आधा % जीएसटी, आधा % एसजीएसटी, वो आप अपनी पॉकेट से जाके जीएसटी डिपार्टमेंट को पे कर दो, मामला खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन, 49 लाख पे 0.5% गिन के देख लो, अमाउंट तो आपके सामने ही है। तो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है, 0.5% गिनोगे तो यार है 24,500, जैसे सीजीएसटी और उतना ही एसजीएसटी। तो टोटल 49,000 रुपीज आपको पे करना है। ठीक है, क्लियर? तो कोई कैलकुलेशन था नहीं, एकदम सिंपल सम था कि भाई कैसे गिनना होता है, उतना बेसिक बताया हुआ है। आगे बढ़ सकते हैं, ये सम में कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है। सेकेंड इलस्ट्रेशन थियोरेटिकल है, उसमें वो 1.5 करोड़ और 75 लाख वाली जो लिमिट है ना, उसके बेसिस पे थियरी क्वेश्चन है, वो आप खुद से भी सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। मैं कैलकुलेशन वाले पहले करा रहा हूँ क्योंकि वो मेन है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, उसमें भी थियोरेटिकल कंडीशन यूज की है। आपको ध्यान में वो ट्रेडर जो साथ साथ में आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है थोड़ा बहुत, तो उसका कुछ रेवेन्यू सर्विस से भी आता है और कुछ रेवेन्यू सेल से आता है, वो वाला है इलस्ट्रेशन नंबर 3। डेटा में देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे जो एंटिटी है डेलाइट ब्रदर्स, इनका स्पेयर पार्ट्स सेल करने का काम है, मोटर व्हीकल गाड़ियों के पार्ट सेल करते हैं, और इन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है, दे आर ट्रेडर्स। अब इनका जो पूरे साल का सेल है वो है 1.2 करोड़, तो विद इन द लिमिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। They also provide maintenance service to their few customers, for which they have earned revenue of rupees 8 lakhs. अब यहाँ पे बताना है कि कॉम्पोजिशन स्कीम इनको अलाउ की जाएगी कि नहीं की जाएगी। तो क्योंकि ये ट्रेडर के साथ सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो वो जो एक्सेप्शन वाली कंडीशन थी वो इस पे अप्लाई होगी। अब कैलकुलेशन कैसे होगा? प्रोविजन में ऐसा बोला था कि आपका जो भी टर्नओवर है उसका 10%, ठीक है, या फिर 5 लाख रुपीज, इन दोनों में से विच एवर इज हायर, मैक्सिमम सर्विस से आने वाला रेवेन्यू उतना ही हो सकता है। आपका टर्नओवर है कितना? 1.2 CR, उसका 10% कितना हो जाएगा? 12 लाख होगा। तो 12 लाख और 5 लाख, 5 लाख तो सेक्शन में फिक्स लिखा है, दोनों में से विच एवर इज हायर, तो सिलेक्ट कौन सा होगा? 12 लाख। तो 12 लाख रुपए तक का अगर आपका सर्विस रेवेन्यू है अलॉन्ग विद सेल्स तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो सर्विस रेवेन्यू एक्चुअल में है ना, वो कितना बोला है? 8 लाख। तो दिस इज विद इन द लिमिट ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। तो अप्लाई कैसे करना है समझ आए? बहुत सिंपल बोला हुआ है। आपका सेल्स तो चलता ही है, साथ साथ में कुछ आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हो। तो बोला आपका जो सेल टर्नओवर है उसका 10% या 5 लाख, दोनों में से विच एवर इज हायर, उतना सर्विस रेवेन्यू चलेगा। तो टर्नओवर का 10% और 5 लाख जब कंपेयर किया तो अमाउंट कौन सा आया? 12 लाख। तो अप टू 12 लाख रुपीस की अगर आपने सर्विसेज दी है तो कोई परेशानी नहीं है। आपने एक्चुअल सर्विसेज दी कितनी है? 8 लाख रुपए, तो विद इन द रेंज है ना, तो इट इज ओके। तो इस सिचुएशन में आप एज एन असेसी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। क्लियर? ये समझ आ गया? सेक्शन में लिखा है 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। देखो सेक्शन 10 पहले पेज पे बॉक्स के नीचे, ये अब कंडीशन देखो। अभी ये पॉइंट पे याद होती है ना तो एग्जीक्यूशन जल्दी समझ आता है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि एक बार उसको अच्छे से पढ़ना। मिला पॉइंट? उसमें लिखा है ना टर्नओवर का 10% या 5 लाख रुपए विच एवर इज हायर। तो ये 5 लाख रुपए सेक्शन में फिक्स है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल, ये तो स्टैटिक लिमिट है। 5 लाख रुपए सेक्शन में लिखा हुआ है, ये प्रोविजन है आपका, ऐसे ही पास हुआ है। ये नंबर जो है वो फिर अपना एग्जाम्पल हो गया, ये सब एग्जाम्पल है। लेकिन 5 लाख रुपीज फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर सेक्शन में लिखी हुई कंडीशन है। बोलो अब बात समझ आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सम है इलस्ट्रेशन नंबर 4। धीरे धीरे कंप्यूटेशन बढ़ेगा। यहाँ पे बोला है ए लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पुणे में इनका सेटअप है। फाइनेंशियल ईयर है 2021 और टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है इंक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज इज 1,02,60,000 और इसका डिवीजन दिया हुआ है। तो आपने टोटल जो सप्लाईज की वैल्यू बताई वो आपके सामने, उसका डिवीजन बता दिया।
इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अमाउंट कितना, 25 लाख रुपए। इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इसका मतलब क्या है, विद इन द स्टेट आपने सामान बेचा है। और फॉरवर्ड चार्ज का मतलब है कि आपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को पे किया, नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या है, जो नॉर्मल जीएसटी वाला सिस्टम है वो। इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट नील रेट, 0% टैक्स टेरिफ में, 25 लाख का सेल वैसा था। इंट्रा स्टेट सप्लाई विच आर होली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11, एग्जेम्पशन वाले सप्लाई, जिसमें नोटिफिकेशन की वजह से आपको जीएसटी कलेक्ट नहीं करना होता, ये सब डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। और वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इनवर्ड सप्लाई तो वैसे भी सेल नहीं है, परचेज है, बट टोटल वैल्यू में उन्होंने सारी चीजें आपको समझाई है कि 2,60,000 रुपीज का आपने गुड्स खरीदा था, जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू टैक्स लगता है। कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन है। आगे देखते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर ए लिमिटेड इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और नॉट, ठीक है। और बोला ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। प्रोविजन ऐसा बोलता है कि एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो तो वैसे भी दिख रहा है टोटली 1.5 सीआर से कम है, तो आइडियली तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। बट बोला है एग्रीगेट टर्नओवर कितना है वो गिन के भी बताना है फॉर क्लैरिफिकेशन। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा वो आपको इन वैल्यूज में से देख के बताना है। और कल जो डेफिनेशन देखी थी सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 6 एग्रीगेट टर्नओवर, उसमें हमने क्या इंक्लूजन और क्या एक्सक्लूजन देखा वो आपको याद करना है। वो पॉइंट्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थियरी में पूछ भी सकते हैं। ये डेफिनेशन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। अपन ने 121 डेफिनेशंस का पूरा डेटा बैंक रखा है, बट सारी लर्न करनी नहीं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर तो पता होना चाहिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बोला था टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडेड, फिर था एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूडेड, फिर बोला था एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जीरो रेटेड सप्लाईज आ गए, ये सब इंक्लूडेड बोला था चैप्टर 10 के फर्स्ट पेज पे ये डेफिनेशन। और एक्सक्लूजन में क्या क्या था, टैक्सेस और इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई विद आरसीएम, ये सब एक्सक्लूडेड और ये सब चीजें इंक्लूडेड, यही बात हुई थी। अब इसी डेफिनेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है। इसमें से क्या क्या दे रखा है वो देख लो। पहले बोला इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो ये कौन सा सप्लाई हुआ, टैक्सेबल सप्लाई हो गया। तो टैक्सेबल सप्लाई के नाम पे ये 25 लाख रुपए इंक्लूड होगा। अच्छा, एग्जेम्प्ट सप्लाईज के नाम पे कुछ है 50 लाख रुपीज है ना, तीसरा वाला। एक्सपोर्ट जैसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, इंट्रा स्टेट सप्लाई विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट नील रेट, नील रेट भी 0% रेट तो हुआ ही ना, तो उसको भी सप्लाईज में तो गिनेंगे अपन, बट कौन सी कैटेगरी में काउंट करें, एग्जेम्प्ट में तो कर नहीं सकते, टैक्सेबल ही एक ऑप्शन बचता है अगर 0% को रेट माने। इन्होंने कुछ कोट किया है कैलकुलेशन, कहाँ पे माना है, एग्जेम्प्ट में ही कंसिडर कर लिया, ठीक है चलेगा। नील रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो अपन ने कैटेगराइजेशन किया था ना, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई एग्जेम्प्ट सप्लाई जो अपन ने कैटेगराइजेशन किया था नील रेटेड, उसी का एक टाइप आप यहाँ पे मान लो। तो इन शॉर्ट इसी में काउंट करना है। तो 50 लाख रुपए वो और 25 लाख रुपए नील रेटेड वाला, बिकॉज इफेक्टिवली उसमें जीएसटी नहीं जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि नील रेटेड सप्लाई को यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में ही गिन लेंगे। वैसा क्लैरिफिकेशन दिया है, सॉल्यूशन की बेस पे बता रहा हूँ कि उसमें आपको ऐसा काउंट करना है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक्सपोर्ट जैसा तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, वो डैश हो गया। टैक्सेस जीएसटी कोई बात नहीं की है। इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम है। अच्छा, तो इसमें से माइनस करने की जरूरत है कि इग्नोर करूं, तो वो भी कंफ्यूजन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे माइनस करके लिखा है, तो इसमें से माइनस करने की जरूरत है कि यहाँ पे प्लस ही ना करूँ तो बात खत्म होगी। क्या करना चाहिए, यहाँ पे ऐसा करूँ 2,60,000 इसमें से माइनस करूँ, ऐसा करूँ, या फिर इसको गायब भी कर दूँ, कंसिडर ही मत करो ना। ये जो चीजें हैं, ये जो नंबर्स हैं, क्या इसमें 2,60,000 इंक्लूडेड है या अलग से है? तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो लेस करने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, और अलग से है तो आप कंसिडर ही मत करो। उन्होंने ऐसा बोला था कि एग्रीगेट टर्नओवर गिनते टाइम आपको इस चीज को इंक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड ही नहीं करना है, तो लिखेंगे ही नहीं ना हम यहाँ पे, हम सीधा बाकी की चीजें ही कंसिडर करेंगे जो दे रखी है। अब ये सब मिला के कितना हो रहा है टोटल, 1 करोड़, दिस इज लेस देन 1.5, तो आप स्कीम के लिए तो एलिजिबल हो,
एंड दिस इज योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्चुअल। समझ आया? अब ये सम मजेदार तब बनता जब ये एग्जैक्ट 1.5 CR आता। फिर अगर आपने एक भी अमाउंट इधर उधर लिया तो आंसर बदल गया, तो गलती से कुछ प्लस कर दिया तो 1.5 CR से ऊपर, फिर आपका डिसीजन अलग और असली आंसर अलग। समझ आ रहा है? तो ये नंबर वहां तक नहीं पहुंचा, बट एग्जैक्ट 1.5 CR होता ना तो मजा आता। इसका भी एक रीजन है ये क्यों वहां तक नहीं पहुंचा। ये जो सम बनाया था ना, ये FY 2021 लिखा है उसमें, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये जो आज 1.5 करोड़ की लिमिट है ना एग्रीगेट टर्नओवर की, वो एक पॉइंट पे 1 करोड़ थी, अमेंडमेंट के बाद बढ़ाई गई है। ये जो सम बनाया था ना, तो लिमिट क्या थी? 1 करोड़, इसलिए देखो आंसर एग्जैक्ट 1 करोड़ आया। समझ आ रहा है? तो अभी ये सम को मॉडिफाई करते तो 1.5 CR के हिसाब से कुछ नंबर चेंज करने चाहिए थे, लेकिन वो किए नहीं। अब मेरे ध्यान में आ गए तो नेक्स्ट टाइम मैं ही चेंज कर दूंगा ताकि एक्यूरेट एकदम आपको पता चले। तो एक छोटी सी गलती करोगे ना तो डिसीजन चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन तो सारा दे ही रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे चलते हैं। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। देखो आखिरी दिन पे जब टाइम कम होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट वाले सम्स प्रैक्टिस कर ले, जिसमें बाकी सब कवर हो जाए। 5-7 इलस्ट्रेशन दिए हैं, सारे सॉल्व करने बैठ जाओगे तो अभी आगे के चैप्टर्स में भी सम्स है। आखिरी दिन पे हम वो चीजें पढ़ते हैं जो एक बार में याद नहीं रहती, या जो एग्जाम के दिन पे दिमाग में फ्रेश होनी चाहिए। बेसिक सम्स तो आपके बन ही जाएंगे। इलस्ट्रेशन 5 एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व किया तो आगे के 4 नहीं भी सॉल्व करोगे चलेगा, इसमें ज्यादा डिटेल वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। और ऐसे एक इलस्ट्रेशन 7 है। तो ये सारे इलस्ट्रेशन में से लास्ट डे पे अगर कोई 2 इलस्ट्रेशन आपको रिवाइज करने चाहिए, वो है 5 और 7। उससे आपके माइंड में कंसेप्ट सारे रिफ्रेश हो जाएंगे एक बार, बस वैसा है। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 को आप टिक करके रखना, इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो डेटा क्या है। डेटा में बोला है FY 2021 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। पिछले साल की डिटेल भी दी हुई है। ये थोड़ा एक बार ईयर देखते हैं क्या है। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है राजस्थान में, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की, और आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इट रिक्वायर्स यू टू डिटरमाइन इट्स कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी इन फाइनेंशियल ईयर 1920, मतलब उसका प्रीवियस ईयर। द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस was ₹68 lakhs. The breakup of supplies for 2021 is as follows. पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 1920 में हमारा सप्लाई था 68 लाख रुपीस, टर्नओवर जिसको हम बोल रहे हैं। तो इस साल हम स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है? डेफिनेटली एलिजिबल है। ये साल है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021। अब 2021 में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं ना, उसका डेटा आपके सामने। इंट्रा स्टेट सप्लाईज आपने किए हैं गुड्स के, जिसपे 5% GST लगता है, और सप्लाईज की वैल्यू कितनी है? 30 लाख रुपीस, ठीक है। थोड़ा नंबर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड विच आर चार्जेबल टू GST एट नील रेट, वो एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी, तो उसका वैल्यू कितनी? 18 लाख रुपीस। इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर होनली एग्जेम्प्ट 2,40,000। फिर बोला वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर RCM 5 लाख रुपीस, GST 5%। ये इनवर्ट सप्लाई है, ये आपने खरीदी की है 5 लाख रुपए की, और इस पे आपने खुद जाके GST जमा करवाया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से 5% के रेट पे। इतना डेटा है, आगे यूज करेंगे इसको। वैल्यू ऑफ सप्लाईज रिप्रेजेंटिंग इंटरेस्ट इन लोन्स एंड एडवांसेस एक्सटेंडेड बाय ए लिमिटेड 80 लाख रुपीस। कल ऐसा एक पॉइंट आया था, कुछ याद है? लोन्स एडवांसेस, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, लेकिन हमने बिजनेस में किसी को पैसा उधार दिया लोन पे और उस पर इंटरेस्ट कमाया, तो वो जो पैसा उधार दिया क्या वो टर्नओवर का पार्ट है? नहीं है। समझ आया? और कितना पैसा उधार दिया यहाँ पे? 80 लाख रुपीस, जिसपे आपकी इंटरेस्ट इनकम हुई होगी, ये बोला हुआ है। नेक्स्ट, इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स वाई। गुड्स अलग अलग होंगे, ऊपर गुड्स एक्स थे जिसपे 5% GST था, यहाँ पे गुड्स वाई है, उस पर 18% GST है, और ये भी आपने 30 लाख रुपए की सेल की है। तो आपकी कंपनी ने क्या क्या बिजनेस किया है FY 2021 में, वो पूरा बाइफरकेशन आपको दे दिया। 2 टाइप के गुड्स आपने बेचे, एक 5% वाले, एक 18% वाले। फिर कुछ नील रेटेड गुड्स भी आपने बेचे, कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बेचे आपने, कुछ लोन्स भी एडवांस किए जिसपे आपने इंटरेस्ट कमाया होगा, और कुछ आपने RCM वाले गुड्स परचेज भी किए। ये सब डेटा दे रखा है। अब कैलकुलेट क्या करना है? तो कैलकुलेशन में उन्होंने ऐसा बोला कि आपकी कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी वो बताओ, और टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी वो बताओ। कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी का मतलब, जब आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में जाते हो
तो आप कस्टमर से तो जीएसटी कलेक्ट करते नहीं हो, तो अगर आप स्कीम में गए हो तो आपने 18% 5% तो कलेक्ट किया ही नहीं होगा, बट अपनी पॉकेट से तो आपको 1% पे करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। दैट इज योर कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी। तो सवाल क्या पूछा है पहले तो समझ आना चाहिए ना, तो गिनने का पता चलेगा। अब कंप्यूटेशन कैसे होता है वो समझना। कंसेप्चुअल बात इसमें ये है कि एक चीज तो होती है एग्रीगेट टर्नओवर, वो पहले से दे रखी है क्वेश्चन में। आपको बोला है पिछले साल का आपका टर्नओवर था 68 लाख, तो बिकॉज वो 1.5 सीआर से कम था तो इस साल आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल तो हो। अब वो एलिजिबिलिटी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो हमें एग्रीगेट टर्नओवर नहीं निकालना है। लेकिन जब हम टैक्स लायबिलिटी गिनते हैं, अब ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ अपन ने इस चैप्टर में टैक्स लायबिलिटी गिनना कैसे वो डिस्कस नहीं किया, तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो 1% टैक्स 0.5% सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी पे करने की बात हो रही है, वो आप सिर्फ उतने टर्नओवर पे दोगे जो टैक्सेबल टर्नओवर है। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, तो वो टेबल वापस देखो। जो इंट्रा स्टेट सप्लाई आपने किया, जैसे गुड्स एक्स जिसपे 5% जीएसटी लगता है, वो एक ट्रांजैक्शन है। गुड्स वाई जिसपे 18% जीएसटी लगता है, वो दूसरा ट्रांजैक्शन है। तो उसके ऊपर जीएसटी देना पॉकेट से समझ में आता है। लेकिन आप ही बताओ एज अ टैक्स पेयर, अगर गवर्नमेंट आपको बोले कि वो जो नील रेटेड सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई है ना, उस पर भी हमें 0.5 जीएसटी चाहिए, आप पे करोगे? कॉमन सेंस है। आप डिपार्टमेंट को बोलोगे सर मैं अगर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम नहीं ऑप्ट करता तो मेरा उस गुड्स के ऊपर 1 रुपए का जीएसटी जाना नहीं था, बिकॉज कस्टमर से जीएसटी लेना ही नहीं है। उल्टा आईटीसी तो नहीं मिलता, चलो वो तो समझे, बट कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट ही नहीं करना था। तो अगर मैं नॉर्मल स्कीम के बदले कॉम्पोजिशन में आता हूँ तो उन गुड्स पे मैं जीएसटी पॉकेट से क्यों पे करूं? जिसपे नॉर्मली जीएसटी नहीं लगता है उस पे मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में पॉकेट से जीएसटी पे करूं, तो अनफेयर नहीं हो गया? बात समझ आ रही है? तो जब आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के हिसाब से टैक्स पे करते हो तो यू ओनली पे ऑन द टैक्सेबल टर्नओवर एंड नॉट ऑन द टोटल टर्नओवर। अब ये बात पता है सेक्शन में लिखी है, अब मैं आपको उस पर लेके जाता हूँ तो आपका ध्यान जाएगा। थियरी में आगे देखना, जो टेबल था ना पेज नंबर 40 पे, मिला? उसमें वो जो रेट्स नहीं लिखे हुए 0.5% और 1% वाले, उसमें देखो लास्ट टेबल में देखना, एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, मिला वो पॉइंट? ठीक है, उसमें लिखा हुआ है 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, मिला वो टर्म टैक्सेबल सप्लाईज। तो वो टैक्सेबल सप्लाईज वर्ड की वजह से हम यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज पे ही 0.5% पे करेंगे। अब सॉल्यूशन में उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपने 5% और 18% जीएसटी वाले गुड्स जितने रुपए के बेचे हैं, सिर्फ उसी पे आपको जेब से जीएसटी भरना है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे और नील रेटेड सप्लाईज पे जीएसटी नहीं भरना है। क्लियर? अब देख लो, गुड्स एक्स जो है वो कितने रुपए के बेचे आपने? 30 लाख। गुड्स वाई आपने बेचे 30 लाख, टोटल कितना हो गया? 60 लाख हो गया। बाकी सारी चीजें तो एग्जेम्प्ट, नील रेटेड और इनवर्ड सप्लाई है, तो सिर्फ 60 लाख रुपीज पे 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी आपने पे किया, टोटल 1%। तो 60 लाख का 1% कितना होगा? 60,000। देख लो, सॉल्यूशन देख लो, समझ आ रहा है? सॉल्यूशन तो देखना, साथ में प्रेजेंटेशन भी देखना। ये अपना पेज 45 पे जहां सम का सॉल्यूशन है, प्रेजेंटेशन देख रहे हो टेबुलर फॉर्मेट में, उन्होंने सब कुछ लिखा है, सारे पॉइंट लिखे, जिसमें कोई अमाउंट नहीं लेना है उसको भी लिखा है, और वहां पे नॉट टू बी इंक्लूडेड या नील मेंशन किया हुआ है। ये प्रेजेंटेशन एग्जाम में जरूरी है। आंसर निकाल के दे देना इनफ नहीं होता है, ध्यान रखना। ऐसे पेपर्स में या प्रैक्टिकल सम्स में आपको हर एक एंट्री का रीजनिंग देना पड़ेगा कि जो अमाउंट आपने इंक्लूड नहीं किया क्यों नहीं किया। जैसे ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई को आपने यहाँ पे प्लस नहीं किया, उस पर 1% जीएसटी नहीं भरा, तो रीजन क्या है? तो आपको वो वर्किंग नोट्स में नीचे समझाना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरा आंसर सही निकाल के आ गए 60 लाख पे 1% 60,000, तो भी 5 में से मैक्सिमम 2 ही मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रीजनिंग तो कोई चीज का दिया ही नहीं। चेकर को क्या पता चलेगा कि वो एग्जाम सप्लाई वाला अमाउंट आप भूल गए या आपने जानबूझ के नहीं लिया, नील रेटेड वाला क्यों इंक्लूड नहीं किया? रीजन तो दो। तो आपको उसको समझाना है कि भाई ये पूरा कैलकुलेशन कैसे होगा। जैसे आपको यहाँ से पढ़ के सब समझ में आ रहा है ना सॉल्यूशन, वैसे आपको भी उसको समझाना है। तो वर्किंग नोट्स नहीं होंगे और पूरा प्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो सिर्फ करेक्ट आंसर दे देने से पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने देखे हैं पास पेपर स्टूडेंट्स मंगवा के कितनी बार दिखाते हैं सर मार्क्स ही नहीं दिए। बोला तुम रीजन नहीं दे रहे हो, इतना बड़ा टॉपिक 5 मार्क्स में पूछा है, तुमने डायरेक्ट 60 लाख टोटल करके 1% निकाल दिया, 1.5 मार्क दिया। सही है, उतने ही देंगे, बाकी पॉइंट्स तो बताए नहीं ना, हर एक एंट्री के मार्क्स। तो 5 में से 2 एंट्री लिखोगे 2 ही मार्क्स मिलेंगे। समझ आ रहा है? भले वो एंट्री में अमाउंट नील है, बट रीजन तो दो कि नील क्यों है, वो समझ आना जरूरी। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैटर करता है। तो पहला पार्ट क्लियर हुआ, टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर अपन ने कैलकुलेशन किया, ये पॉइंट समझ आया। दूसरा भी है, क्वेश्चन में पूछा है टोटल टैक्स लायबिलिटी भी गिनो। तो टोटल में हम नया क्या है, गिन तो लिया, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला पॉइंट बाकी है।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या था, आपने इनवर्ट सप्लाई खरीदा जिसपे लगता है रिवर्स चार्ज, तो आप खुद जाके जीएसटी पे करोगे। बात समझ आ रही? तो वो भी तो आप ही की लायबिलिटी है ना पे करने की। अब आपने ये जो इनवर्ट सप्लाई खरीदा है वो कितने रुपए का है, 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए पे जीएसटी का रेट कितना है, 5%। अब ये तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आता नहीं है, ये तो आपको खुद जाके पे करना है। तो 5 लाख का 5%, 25,000 रुपए। तो ये 25,000 भी तो आप ही को देने, समझ आ रहा है? तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आपकी 60,000 की लायबिलिटी एक बात हो गई, और रिवर्स चार्ज में आपकी 25,000 की लायबिलिटी दूसरी बात हो गई। तो योर टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 85,000, 60 एंड 25। बात समझ आ रही? तो इसलिए क्वेश्चन में दो चीजें पूछी और आपको दोनों चीजें कैलकुलेट करके बतानी, वैसा। बोलो, अब कोई कंफ्यूजन इसमें, समझ आया ये? तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 5, और ऐसी कैलकुलेशन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 थियोरेटिकल है, वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 7 करवाता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि वो बड़ा सम है। 8 वाला भी आपको खुद से आ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, खाली 7 वाला जो है वो अच्छा सम है, वो देखना है। हम कल जब बात कर रहे थे ना सेक्शन 10 की, तो मैंने आपको बोला ये ऑप्शनल है, फिर अपन ने सब टर्म्स एंड कंडीशन देखी, फिर दिमाग में सवाल आता है कि स्कीम से फायदा होता भी है कि नहीं, या फालतू की बना रखी है। तो मैंने आपको बोला था ये कॉस्ट बेनिफिट वाला डिसीजन है। अगर आपके 2 पैसे बचते हैं तो आप ये स्कीम में जाओ, नहीं बचते तो नॉर्मल स्कीम चलने दो। क्योंकि ड्रॉबैक क्या है, यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलता, तो मेन आईटीसी जो आपकी कॉस्ट बन जाती है ना, वो मेन ड्रॉबैक यहाँ पे हो जाता है, वैसा है। तो इलस्ट्रेशन 7 में उन्होंने जो डेटा दिया है ना, दे आर ट्राइंग टू गिव अ कंपेरिजन ऑफ द 2 ऑप्शंस, नॉर्मल स्कीम वर्सेस कॉम्पोजिशन स्कीम, विच इज बेनिफिशियल एंड विच इज नॉट। कैसे आपको गिनना है उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो डेटा समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला है मिस्टर ए जो है वो रिटेलर है, कोई इन्वेंट्री नहीं रहती मोस्टली उसके पास, तो जितना परचेस करता है उतना सेल कर देता है, ये बता दिया। कुछ डेटा दे रखा है उसका, जो गुड्स उसने पूरे साल में परचेस किए वो 50 लाख रुपए के हैं, और उस पर 5% जीएसटी लगता है। जो सेल्स है वो फिक्स सेलिंग प्राइस है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो ₹60 लाख जो है उसका सेल अमाउंट है, और उसमें जो जीएसटी लग रहा है वो 5%। अब क्योंकि ये रिटेलर है तो परचेस पे जो जीएसटी लगेगा सेल्स पे वही लगने वाला है, गुड्स तो सेम ही है ना, जो खरीदा वही तो बेच रहा है, तो पीछे 5% जीएसटी चुका है तो आगे 5% कलेक्ट करेगा। मैन्युफैक्चरर के केस में क्या होता है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है जो एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो जीएसटी का रेट कितनी बार चेंज भी हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा, वो इम्प्लाइड है। डिस्कस वेदर ही शुड ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इफ द कॉम्पोजिट टैक्स इज 1% ऑफ टर्नओवर, वो तो अपन जानते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ कीपिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड्स अंडर जीएसटी लॉ विल बी ₹1,20,000 per annum, which shall get reduced to ₹50,000 if composition scheme is opted. Other expenses are ₹3,00,000 per annum. बोलना ही चाह रहे हैं कि अगर आप जीएसटी वाले ऑप्शन में जा रहे हो, जहाँ पूरे जीएसटी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं रेगुलर स्कीम में, तो उसमें आपका अकाउंटिंग और रिटर्न फाइलिंग का खर्चा है पूरे साल का 1,20,000। बट ये अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करते हो तो उसका फायदा क्या होगा, वो अकाउंटेंट की सैलरी कम हो जाएगी, सीए की फीस कम हो जाएगी, तो 50,000 में काम हो जाएगा। तो कंपेरिजन में सीधा सीधा समझ आ रहा है कि 70,000 रुपये तो आपके बच रहे हैं अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हो। अच्छा, बाकी जो एक्सपेंसेस है 3 लाख रुपए, वो तो दोनों केस में लगने ही वाले, वो तो इररिलेवेंट हो गया, दोनों में लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको बताना है नॉर्मल स्कीम सस्ता पड़ेगा या कॉम्पोजिशन स्कीम, ये कंपैरिजन हमें करना है। तो दोनों का कैलकुलेशन करके ही देख सकते हैं अपन, बेस्ट ऑप्शन वही है कि दोनों केस में प्रॉफिट कितना आता है। आप सिंपल दोनों केस इंडिविजुअली गिन लो और दोनों में आपके हाथ में पैसा कितना बचता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर एवरीथिंग, वो आप निकाल लो। जिसमें आपके हाथ में ज्यादा पैसा बचे वो स्कीम आपके लिए फेवरेबल। सिंपल, आपको क्या फर्क पड़ता है, नॉर्मल है कॉम्पोजिशन, पैसा बचना चाहिए, समझ आ रहा है। अब कैलकुलेशन करनी है तो दोनों पॉइंट्स गिन के देख लेते हैं, वही समझना है कि कैलकुलेशन कैसे होगी। अब इन्होंने जो कैलकुलेशन किया है वो दोनों ऑप्शंस साथ में कैलकुलेट कर लिए। एक ऐसे नॉर्मल स्कीम वाला गिनती यहाँ पे लगा ली और कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, दोनों कैलकुलेशन कर लिया। तो क्या पर्टिकुलर्स 2 बार नहीं लिखने पड़ते, वो एक एडवांटेज रहता है। तो जहां हो सके टेबुलर प्रेजेंटेशन बेटर है, नहीं हो सके तो फिर आप सेपरेटली गिन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले नॉर्मल स्कीम की बात करते हैं। हमें गिनना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो नॉर्मल स्कीम में वही सेल परचेज देखा जाएगा, कॉस्ट क्या लग रहा है वो देख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स। नॉर्मल स्कीम में आपने गुड्स खरीदे 50 लाख रुपए के, ये आपका परचेज कॉस्ट है ना, इस पे 5% जीएसटी भी तो गया है। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्कीम में जा रहे हो तो जीएसटी का तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। बात समझ आ रही, यहाँ वाले केस में आउटपुट टैक्स कलेक्ट भी होगा और आईटीसी भी मिलेगा, तो आपकी पॉकेट से कोई जीएसटी जाने वाला है क्या? नहीं। तो यहाँ कॉस्ट में अभी मैं जीएसटी ऐड नहीं करूंगा।
करूंगा तो भी लास्ट में माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि आईटीसी में वो चीज क्लेम हो जाएगी, तो मेरी कॉस्ट का पार्ट नहीं है वो। और क्या खर्चा हो रहा है नॉर्मल स्कीम में, सब में आप देखो, अकाउंटेंट का खर्चा हो रहा है ना, रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है, तो अकाउंट्स का या रिकॉर्ड कीपिंग का जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1,20,000, समझ आए। अगर आप नॉर्मल स्कीम में जाते हो तो आपको पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, अकाउंटेंट और सीए आपसे पूरा पैकेज पूरा पैसा लेगा, तो वो खर्चा कितना है, 1,20,000। और यही अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में चले गए तो वो हो जाएगा 50,000। तो ये आपका जो कॉस्ट है आपको पता चल गया। और भी तो कॉस्ट है, अदर एक्सपेंसेस, जो दोनों में सेम है, बट हम जब टोटल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो खर्चा तो कंसिडर करेंगे ना, तो ये भी आपका कॉस्ट हो गया। और कुछ तो दिया नहीं, टोटल कॉस्ट यहाँ से पता चल जाएगा, ये है आपका टोटल कॉस्ट, और अमाउंट हो रहा है 54,20,000, समझ आए। अब इसके सामने देखना पड़ेगा कि इनकम कितनी हुई है, तभी प्रॉफिट पता चलेगा। सेल्स के रिगार्डिंग क्या दिया हुआ है, सेल कितने रुपए का किया आपने, 60 लाख। देखो उन्होंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला था रिटेलर कीप्स नो इन्वेंट्री, वो बताना इसलिए जरूरी था कि जो 50 लाख का सामान खरीदा है ना, ये सारा बेच दिया उसने पूरे साल में, लास्ट में इन्वेंट्री 0, और कितने में बेचा, 60 लाख रुपीज में। अब ये जो 60 लाख रुपीज है, इसमें जीएसटी का क्या हिसाब है, 60 लाख में जीएसटी इंक्लूडेड है, अलग से चार्ज किया है, क्या सिचुएशन है, कुछ सम में पढ़ के पता चल रहा है, देखो ना रीड करके। सेल्स एट फिक्स सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस 60 लाख, ये लिखा है। तो अगर ये जीएसटी कलेक्ट करने वाला ऑप्शन हम देख रहे हैं तो ये 60 लाख विद जीएसटी है। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस का मतलब क्या होता है, दिस इज एमआरपी, एमआरपी इंक्लूड ऑल टैक्सेस, तो जीएसटी इसमें आ चुका है। जीएसटी है कितना, रेट क्या है, 5%। वो लोग बोलना ये चाह रहे हैं कि जो 60 लाख रुपीज का सेल आप बता रहे हो ना, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो इसमें 5% जीएसटी आ चुका है। पर जीएसटी को मुझे यहाँ पे कंसिडर करना नहीं है, रीजन बीइंग मैं जितना भी जीएसटी कलेक्ट करूंगा वो तो सारा सरकार को जाएगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने के बाद, तो मेरे हाथ में जीएसटी का कोई पैसा बचने वाला तो है नहीं, वो मेरी कोई कमाई तो है नहीं। तो मुझे मेरा प्रॉफिट अगर गिनना है तो मैं इसमें से पहले जीएसटी का कॉम्पोनेंट हटाऊंगा। अब मुझे आप ये बता दो कि ये 60 लाख रुपीज में जीएसटी कितना इंक्लूडेड है और बाकी की वैल्यू कितनी है, वो आप गिन के बता सकते हो, अगर जीएसटी का रेट 5% है तो। बोलो, 2 मिनट आप दिमाग लगा दो। बोलो, जीएसटी का अमाउंट बता दो। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, आप सोचो, उनका सॉल्यूशन मत दो, वो तो एंड में बता ही दूंगा मैं, लेकिन आपका दिमाग क्या बोलता है, कुछ बोल रहा है नहीं बोल रहा है। 100% जीएसटी, 100% से और 5% जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड है। हाँ, इसलिए डिवाइड बाय 5 और नीचे 105 है। देखो ये जो 60 लाख है ना, ये पता है क्या है, अगर 100 रुपए का सामान बेचा है ना तो उस पर 5 रुपए जीएसटी लेगा, यही है ना। तो ये 60 लाख जो है ना, ये 105 है, ये 100 नहीं है। तो अब इसमें से आपको 5 अलग करना है, बात समझ आ रही। तो इसको कैसे कंसिडर करेंगे कि भाई 60 लाख इज एट 105, तो 5 कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो इंटू 5 डिवाइड बाई 105 आएगा, वो वहां से आया, समझ आया। बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग बोलते हैं, इंक्लूडेड है 60 लाख में, ये जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूडेड है, और ये बाकी का है वैल्यू ऑफ सप्लाई। इतना तो समझ आ रहा है कि नहीं, 60 लाख विद जीएसटी। तो अगर 100 रुपए का सामान इसमें से बेचा है मैंने, तो 5 रुपए जीएसटी भी तो लिया होगा, तो ये 105 पे नहीं हुआ, तो उसमें से 5 कितना और 100 कितना है, दोनों को अलग करना है। तो आप डायरेक्ट 60 लाख पे 5% नहीं ले सकते, वो तो 60 के ऊपर 5% हो जाएगा। ये 60 खुद 5% के साथ है, तो इसमें से आपको 100 अलग करना है, 5 अलग करना है। क्लियर ये, तो कैलकुलेट करके देख, इस तरीके से कैलकुलेशन होगा तो ऐसे दिखेगा 60 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 105। 105 कहाँ से आया हो पता चल रहा है, देखो ये 5 कितना होगा, निकालो ना, ये कैलकुलेशन करो। हाँ कुछ अमाउंट आ रहा है, ये 285714 क्या है पता है, ये जीएसटी है जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है। तो जीएसटी तो सरकार का है ना, आपका तो है नहीं, पर बाकी का पैसा वो तो आप ही का है। तो 60 लाख में से जीएसटी कंपोनेंट हटा दो, 2,85,714 वाला अमाउंट माइनस कर दो, बाकी कितना बच रहा है,
ठीक है, ये है आपका नेट सेल्स बिफोर जीएसटी। जीएसटी को मैंने इस पूरे हिसाब में कहीं पे लिया ही नहीं, अगर आपको समझ आ रहा हो। उसका रीजन बता रहा हूँ। इसकी जो साइड कैलकुलेशन है ना, ये अभी एक बार छोड़ देते हैं। जो जीएसटी कैलकुलेशन या बैकएंड में चल रही है, पता है कैसे चल रही है? आउटपुट टैक्स के नाम पे आपने कलेक्ट किया 2,85,714, यही था ना, ये आपने कलेक्ट किया। इसके सामने आपने इनपुट टैक्स पे किया 50 लाख पे 5%, मतलब 2.5 लाख रुपए, यही तो पे किया था। सेट ऑफ तो करोगे ना, सेट ऑफ करने के बाद क्या बचेगा? 35,714। ये आप कैश में पे करोगे टू गवर्नमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट। तो इस पूरे हिसाब में आपका क्या लेना देना? 2.5 लाख आपने भरा, अपना 2.5 लाख आपने वसूल कर लिया, ऊपर का 35,000 आपने सरकार को दे दिया। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में आपका कोई फायदा या कोई नुकसान है? कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, कोई सेविंग्स, कुछ सरप्लस है? नहीं। जो सरप्लस आपके हाथ में बचा था वो भी आपने गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये पूरे ट्रांजेक्शन का आपके इस प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई असर ही नहीं है। समझ आ रही है? तो मैंने इस पूरे चेन में से ना जीएसटी गायब कर दिया। यहाँ से जीएसटी इनपुट टैक्स के नाम पे हटा दिया, यहाँ से आउटपुट टैक्स के नाम पे हटा दिया। तो जीएसटी का हिसाब अपने आप हो गया होगा, जिससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बिफोर जीएसटी या विदाउट जीएसटी वाले अमाउंट कंसिडर किए। क्लियर है बात? समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ये है अपनी टोटल कॉस्ट और ये है आपका सेल्स बिफोर जीएसटी या विदाउट जीएसटी। समझ आ गया? अब इसको कंपेयर करेंगे तो जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। इसका डिफरेंस निकालो, कितना हो रहा है? 2,94,286। सही है? दिस इज योर प्रॉफिट। ये आपके हाथ में बचा। और जो सरप्लस जीएसटी आपके पास आया था वो तो आपने सरकार को दे दिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। कैलकुलेशन क्लियर? हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया और कुछ भी नहीं किया। सारा खर्चा जोड़ दिया, कमाई देख ली, डिफरेंस निकाल लिया, प्रॉफिट। लेकिन कमाई बिफोर जीएसटी देखनी पड़ेगी, वो कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि 60 लाख रुपए पूरे मेरे नहीं है। आप डायरेक्ट 60 लाख और इसका डिफरेंस ले लोगे तो गलत हो जाएगा। जीएसटी तो सरकार का है ना, वो आपका थोड़ी ना। तो ये 60 लाख में कितना जीएसटी था वो हमने गिन लिया, ये रहा, और जीएसटी कॉम्पोनेंट अलग कर दिए। अब बात समझ आ रही? कोई कंफ्यूजन या तक किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है तो आगे बढ़ो फिर। इन दोनों का डिफरेंस सेल और कॉस्ट, ये तो आप स्कूल में करते थे ना, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट। बस वही है, सेल प्राइस बिफोर जीएसटी, वही चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस ही गिना और कुछ भी नया नहीं किया फिर। बोलो, ये तो समझ आ गया? अब दूसरा ऑप्शन देख लें। आप बोले इसको बाद में लिख लेना, पहले मैं समझा देता हूँ, रहेगा। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम वाला ऑप्शन सेम फ्लो में चलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कितने रुपए के गुड्स थे? 50 लाख। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो 50 लाख रुपए के आपके गुड्स थे उस पे आपने जीएसटी भरा था ना, 5% इनपुट टैक्स। कॉम्पोजिशन स्कीम में इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है क्या? बोलो, कॉम्पोजिशन स्कीम में आईटीसी मिलता है? नहीं। तो वो फिर इनपुट टैक्स आपने भरा तो है ना, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपका कॉस्ट नहीं बन गया वो। समझ आ रही है? तो यहाँ पे ना आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स में ना इनपुट टैक्स के नाम पे जो जीएसटी आपने भरा है ना वो जोड़ना पड़ेगा एज योर कॉस्ट। तो वो होगा 2.5 लाख रुपए 5% के हिसाब से। समझ आए? तो टोटल कॉस्ट आपका हो गया 52,50,000 गुड्स का कॉस्ट। नाउ दिस इज अ डाउन साइड ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम कि इनपुट टैक्स आपकी कॉस्ट बन जाता है, क्योंकि आगे जाके वो सेट ऑफ नहीं होने वाला है। पिछले केस में तो मैंने आपको ये लिखवाया साइड पे, देखो यही था ना 2.5 लाख, यही वाला। अब यहाँ पे मैंने 2.5 लाख कंसिडर किया क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको प्लस नहीं किया तो यहाँ माइनस ही होना था। आउटपुट टैक्स के सामने वो इनपुट टैक्स सेट ऑफ हो रहा था, ये रहा। लेकिन क्योंकि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हो तो आप नीचे आउटपुट टैक्स कलेक्ट करने ही नहीं वाले हो। तो ये इनपुट टैक्स जो भरा है वो किससे वसूल करोगे? वो तो कॉस्ट बन गया आपका। नाउ दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट अगर आप स्कीम में जा रहे हो तो। अच्छा, और भी तो खर्चे हो रहे हैं आपके, वो अकाउंटिंग वाले खर्चे, रिकॉर्ड्स वाले खर्चे। कितना खर्चा हो रहा है? 50,000। तो यहाँ आपका सेविंग हो रहा है पिछले उसके कंपैरिजन में। और अदर एक्सपेंस तो लगने ही वाला है ना, वो तो दोनों में ही लग रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो इररिलेवेंट ही है वैसा है। टोटल कॉस्ट पता चलेगा यहाँ से 56 हो जाएगा। तो 56 लाख इज योर टोटल कॉस्ट। अब आगे की बात समझो, प्रॉफिट निकालना है अपने को। आप कॉस्ट के सामने सेल्स कंपेयर करोगे,
अच्छा, अब सेल्स तो 60 लाख ही है, उसमें कोई दूसरा वेरिएशन है ही नहीं। बट इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो क्या ये 60 लाख में जीएसटी कंपोनेंट होगा या ये पूरा प्योर सेल्स है? आपने इसमें जीएसटी कलेक्ट किया होगा, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो आपने जीएसटी कलेक्ट किया ही नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में जो 60 लाख है ना, ये विदाउट जीएसटी है, इसमें वो 100 और 5 नहीं है। फॉर दिस पर्टिकुलर केस इसमें कोई जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूडेड नहीं है। उन्होंने सब में कॉमन दे दिया। उन्होंने ऐसा बोला कि आप कोई भी मेथड यूज करो, आप टोटल सेल्स 60 लाख ही मानना। अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो विद जीएसटी हो जाएगी, नॉर्मल स्कीम में नहीं हो तो वो प्योर सेल्स मान लिया जाएगा विदाउट जीएसटी। तो इस केस में ये 60 लाख जो है, दिस डज नॉट इंक्लूड एनी जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, बिकॉज कॉम्पोजिशन स्कीम में हम आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं करते, इसलिए ये वाला आपका कॉस्ट बन गया। अब बात समझ आ रही? माइनस नहीं हो पाएगा किसी चीज के सामने, तो ये आपका खर्चा है। बट आपका फिर सेल कितना है? पूरा 60 लाख। समझ आए? अब आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है। प्रॉफिट 4 लाख आ रहा है। नाउ दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, मैं इसको नेट नहीं बोल रहा हूँ। रीजन, एक और खर्चा है यहाँ पे, इस पूरी स्कीम में एक और खर्चा है जो आपने अभी तक कंसिडर नहीं किया। कौन सा? वो 1% जीएसटी जो अपनी पॉकेट से भरना है, वो भी तो देना पड़ेगा। 60 लाख का सेल किया, 56 लाख का खर्चा है, 4 लाख बचाया, बट ये सेल के ऊपर वो 1% जीएसटी पॉकेट से तो भरना पड़ेगा ना। समझ आ रहा है? कॉम्पोजिशन स्कीम वाला, तो 60 लाख पे 1% कितना होता है? 60,000 होता है। वो 60,000 भी तो जाएगा आपकी पॉकेट से। ये है जीएसटी पेड, जीएसटी पेड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। तो ये माइनस करने के बाद क्या बचा? 3,40,000 हो गया। अब तो किसी को और कुछ पैसा देना नहीं है। सो दिस इज योर नेट प्रॉफिट, 3,40,000 इस स्कीम में। अब आप दोनों स्कीम कंपेयर कर लो। पिछली स्कीम में आपका नेट प्रॉफिट कितना बच रहा था? 2,94,000, और यहाँ पे कितना है? 3,40,000। बेटर स्कीम कौन सी है आपके लिए? तो ये जा भी रहा है तो टेंशन मत लो, इसमें सेल में ज्यादा पैसा आ भी रहा है ना, तो अल्टीमेटली आप ज्यादा सेव कर रहे हो। तो जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं वो ऐसे ही गिनते हैं कि मैं नॉर्मल स्कीम में जाके ज्यादा पैसा बचा रहा हूँ या कॉम्पोजिशन स्कीम में। उल्टा भी हो सकता था, क्या पता उसमें ज्यादा प्रॉफिट आ रहा हो। सब नंबर्स पे डिपेंड करता है ना, ये नंबर चेंज होंगे सारी चीजें बदल जाएंगी वैसे, तो आपको कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरीके से कंपैरिजन हो रहा है। तो ये काफी अच्छा सम है, इसमें सारे पॉइंट्स आपको एक रियल एग्जांपल मिल रहा है कि कैसे ऑब्जर्व किया जाता है कि स्कीम में जाए या नहीं जाए। तो इससे अच्छा सम ये पॉइंट को समझाने के लिए प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। ये एक बार आपको घर पे जाके पूरा लिख के वापस सॉल्व करना पड़ेगा, तो कुछ नए डाउट्स निकलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरा समझ आया कि नहीं। और लिखे बिना खाली ओरली चेक करके मत आना कि उन्होंने ठीक से किया है कि नहीं। ठीक है? हाँ, आपको उनका टेस्ट नहीं लेना है, वो बना के बैठे इंस्टीट्यूट अपना, आईसीएसआई को पता है क्या है क्या नहीं, उनका दिया हुआ समय आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। रीजन बीइंग, एग्जाम में जब अपने लिख रहे होते हैं ना, तो ये पर्टिकुलर और ये सब होता है ना, लिखने में स्पीड आनी चाहिए। अब जब सोचने बैठ जाते हैं ना क्या लिखूं, कैसे प्रेजेंट करूं, हाथ रुक जाते हैं ना, पेपर छूट जाता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड आएगी, तभी टेस्ट में भी यहाँ पेपर कंप्लीट होगा, अदरवाइज रह जाएगा। तो इसलिए आपको लिख के एक बार इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है ताकि प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस हो जाए। बात क्लियर हुई? समझ आए? चलो, तो ये इलस्ट्रेशन 7 कंप्लीट। 8 वाला आप खुद से ट्राई कर सकते हो, उसमें कैलकुलेशन नहीं है। बस सम्स तो सारे हो गए। तो अब आपका ये सेक्शन 10 और 11 पूरा यहाँ पे बैकअप हुआ विद प्रैक्टिकल्स। डन? आपको ये सेव करना है तो कर लो, पीछे वाला पॉइंट भी है, वो स्कैन कर लो, आपके पास आ ही जाएगा, फिर उसमें से लिख सकते हो आराम से। ये ग्रुप में डाल देना स्कैन करके, और फिर स्लाइड चेंज करनी है तो भले आप कर लो, पीछे वाला।